हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। एंड आप सभी का स्वागत है आज के इकोनॉमी दिस वीक के अंदर, जहां पर हम 5 जून से लेकर 11 जून के बीच में जो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी इकोनॉमी के रिगार्डिंग उनको आज डिस्कस करेंगे। एंड आप सभी जानते हो, ये सीरीज लाने का हमारा मकसद यही है कि इकोनॉमी जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगती है, उनको हम ये टफ से टेक्निकल की तरफ लेके चले। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, इकोनॉमी टेक्निकल है पर टफ नहीं है, और इसी लेक्चर्स के माध्यम से हम इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज देखिए, टॉपिक्स फॉर डिस्कशन के अंदर क्या है। हमारा पहला टॉपिक रहेगा विद रिगार्ड्स टू एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स। हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया इसके रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली हम उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा होगा विद रिगार्ड्स टू रेपो रेट। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसको हम समझेंगे एंड किस तरह से चेंज नहीं आया है रेपो रेट के अंदर, तो वो सारी चीजें भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा हमारा मुद्दा होगा विद रिगार्ड्स टू पीपीआईस। यहाँ पर एक डिबेट चल रही है कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर है वो इनके लिए भी देना चाहिए, ठीक है ना। तो साथ साथ यहाँ पे ये भी जानेंगे कि डीआईसीजीसी क्या होता है। तो ये डेफिनेटली हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के लिए बन जाते हैं। आगे प्रोसीड करें उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखिए, धीरे धीरे मेंस काफी नजदीक आता जा रहा है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग करना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली उसी वजह से हमारी टीम की तरफ से लॉन्च किया गया है 60 डेज मेन स्प्रिंट 2023। यहाँ पर क्या होगा कि डेली टेस्ट एंड डिस्कशन के माध्यम से आपका मेंस का सिलेबस कवर करवाने की कोशिश है। डेली बेसिस पे आप 7 आंसर राइटिंग क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत ये चीज होगी, उनका प्रॉपर इवेल्युएशन होगा, रेगुलर मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, एंड साथ में ही यहाँ पर आपको मिलेंगी 14 प्रहार रीडिफाइंड बुकलेट्स, जो कि उनकी हार्ड कॉपी आपको मिलेगी। ये बुकलेट्स आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत मेजर हेल्प करने वाली हैं। तो ये पर्टिकुलर बैच कल यानी 10 जून से स्टार्ट हो चुका है। आप हमारी वेबसाइट pwonlyis.com पर जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। कुछ डाउट्स हैं तो डेफिनेटली इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो क्या है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स के रिगार्डिंग। अब समझते हैं कि सर बात क्या हो रही है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या है, गवर्नर साहब ने ये क्यों कहा। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले एक चीज रियलाइज करो कि जब हम बात करते हैं ना एक लोन की, तो बैंक ने क्या दिया, मान लो एक पर्सन को लोन दिया, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने एसेट और लायबिलिटी के बीच के फर्क बता रखा है। एसेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो हमारा हम ओन करते हैं, जो हमारी होती है। लाइबिलिटी ऐसी चीज होती है जो हम किसी को ओ करते हैं, मतलब उधार, ठीक है। तो मान लो जैसे मेरे पास गाड़ी है, तो गाड़ी मेरा एसेट हुआ। मैंने आपसे कुछ पैसा उधार पे ले रखा है, अब मुझे क्या करना है, मुझे आपको पैसा वापस करना है ना, तो मेरे लिए क्या हुई, एक तरह की लायबिलिटी हुई। अब बैंक के कॉन्टेक्स्ट में समझो, मान लो ये है हमारा बैंक, ठीक है सर। अब बैंक ने इसको उधार दिया। अब बैंक ने इसको उधार दिया मतलब क्या, ये बंदा क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद बैंक को पैसा वापस करेगा विद इंटरेस्ट। तो बैंक ने जो लोन दिया था वो बैंक के लिए क्या हुआ, वो बैंक के लिए बना क्या, एसेट। क्यों एसेट बना सर, क्योंकि एसेट आपने किसी को लोन दिया हुआ है ना, वहां से आपको पैसा वापस आना है, ठीक है, वो आपका ही है, वहां से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो डेफिनेटली आपके लिए एसेट है। बिल्कुल सही बात है। अब एसेट था बैंक के लिए, मान लो कल को इस बंदे ने पैसा नहीं वापस किया किसी भी कारण की वजह से, मान लो ये पैसा वापस नहीं करता, तो बैंक को लगेगा यार ये एसेट था, पर इस एसेट ने काम करना बंद कर दिया, मतलब एसेट ने परफॉर्म करना बंद कर दिया। बिल्कुल, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। गेटिंग द पॉइंट। आप लोगों ने सुना होगा ना एनपीए के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो दरअसल इसी बात को यहाँ पे कहता है कि एनपीए बन जाएगा। अब एनपीए सर होता क्या है, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में अगर जाएं, देखो अगर मान लो आपने कुछ लोन लिया हुआ है, ठीक है ना, तो वहां पर अगर आपका जो इंटरेस्ट है या फिर जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो अनपेड रहती है, कितने लंबे टाइम के लिए, अगर मान लो मिनिमम 90 दिनों के टाइम के लिए या उससे ज्यादा के लिए अनपेड रहती है, तो क्या बन जाता है, आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एनपीए की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, 90 डेज आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। चलो ठीक है सर, एनपीए तो हमें समझ आ गया। अब थोड़ा और आगे समझते हैं। अब मान लो मैं बैंक हूं, अब एज अ बैंक मुझे डर रहेगा, क्या डर रहेगा, कि कल को मैंने कुछ लोन दिए ना, उनमें से हो सकता है कुछ एनपीए हो जाए, ठीक है। इसीलिए ना बैंकों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा पैसा अलग से रखना पड़ता है, मतलब कुछ अमाउंट वो सेट असाइड कर देंगे, मतलब अलग से रखेंगे। क्यों रखेंगे, कल को मान लो जो पैसा दिया था लोन का वो नहीं वापस आया, तो कुछ पैसा होना चाहिए ना, थोड़ा सा बैकअप की तरह होना चाहिए। बिल्कुल,
इसी को क्या बोलते हैं हम? प्रोविजनिंग। गेटिंग द पॉइंट? तो प्रोविजनिंग क्या हुई? एक तरह से कुछ अमाउंट को सेट असाइड करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट के अंदर। ठीक है सर, प्रोविजनिंग का मीनिंग भी समझ आ गया। अब एक होता है वर्ड आपका ग्रॉस एनपीए, एक होता है आपका नेट एनपीए। देखो जब भी आपने कभी ग्रॉस अपनी लाइफ के अंदर सुना होगा ना, इसका मतलब होता है कुछ बड़ा, नेट का मतलब होता है छोटा। तो जब ग्रॉस में से एनपीए, तो हमें पता लगे टोटल जितने भी एनपीए हैं दैट इज ग्रॉस एनपीए, उसमें से आपने वो पैसा माइनस कर दो जो आपने अलग से रखा हुआ है, तो क्या बन जाता है? वो बन के आपका नेट एनपीए। तो कोई आपसे पूछे ना कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या फर्क है, आप सिंपली बता दोगे कि ग्रॉस एनपीए में से जब मैं प्रोविजनिंग को माइनस कर दूंगा तब मेरे लिए क्या बन जाएगा? वो नेट एनपीए बन जाएगा। चलो सर, एनपीए, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, प्रोविजनिंग, चलो समझ आ गया। अब एक चीज और समझो कि मान लो एज अ बैंक मेरे एनपीए बढ़ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मेरे बढ़ रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भैया बैंक की हालत खराब है। कहीं ना कहीं बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसके ऊपर इंपैक्ट करता है। क्यों इंपैक्ट करता है? क्योंकि अलग से इसमें प्रोविजनिंग के तौर पे पैसा अलग रखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो डेफिनेटली बैंक की हालत इससे खराब हो जाती है। पर एक एज अ बैंक क्या मैं चाहूंगा कि मेरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा दिखे? नहीं, मैं चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ छेड़छानी करने की कोशिश करूंगा। मतलब क्या सर, छेड़छाड़ छेड़छाड़ करने का मीनिंग सिंपल ये है कि भैया मेरे हैं दरअसल में नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा, पर मैं कुछ गड़बड़ करके, वो कहते हैं ना सीआईडी में कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ गड़बड़ करके मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा नहीं है, वो कम है। यही हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी का कहीं ना कहीं एक तरह से कंसर्न है। वो कह रहे हैं कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स शायद कर रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग ऑफ लोन। विंडो ड्रेसिंग मतलब जैसे होता है ना ऊंची दुकान फीका पकवान, तो दरअसल में वही है कि बाहर से देखने से लग रहा है कि सब बढ़िया है, सब चंगा सी, पर एक्चुअल में सब गड़बड़ चल रही है। इसी का मीनिंग होता है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स या फिर विंडो ड्रेसिंग ऑफ लोन्स। एवरग्रीनिंग थोड़ा और समझाऊंगा, पर आप, आई होप आप विंडो ड्रेसिंग वगैरह ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये तो चलो हमें यहां तक समझा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इन्होंने किस बेसिस के ऊपर कहा? ठीक है, क्या रीजन रहा इसके पीछे के ऊपर? देखो इन्होंने ऐसा नोटिस किया कि कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि हम डेट को ना रोल ओवर कर रहे हैं। रोल ओवर का मतलब एक बैंक ने किसी को लोन दिया, इसको ये पैसा कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर रिटर्न करना था, पर बैंक ने बोला नहीं, उसको कुछ नया लोन दे दिया मान लो इस बैंक, इस पर्टिकुलर बोरोवर को। एंड उसके बेस पे उन्होंने कहा कि इसके पास तो नया लोन है, तो यानी कि इसने डिफॉल्ट नहीं किया, डिफॉल्ट नहीं किया तो अभी ये एनपीए नहीं बना। तो इस तरीके से क्या हुआ? इस तरीके से इन्होंने एनपीए को कम दिखा दिया है। तो इस तरह के अलग अलग तरीके यहाँ पे अपनाए जाते हैं ताकि अपने जो स्ट्रेस्ड लोन्स होते हैं ना उनको ये छुपा पाए। और यहाँ पे इनका ऐसा मानना है ये क्या है, एक तरह की मिस गवर्नेंस है। ठीक है ना, आप जानते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप समझते हो, ठीक है ना? पर ये क्या हो जाएगी, एक तरह की मिस गवर्नेंस हो जाएगी, जहां पर एक खराब वाले जो ट्रबल्ड बोरोवर्स हैं उनको ऐसा दिखाने की कोशिश है कि वो बंदा सामने वाला तो अच्छा ही है। इसी को क्या बोलते हैं? एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। आप कहीं ना कहीं एवरग्रीनिंग समझते हैं ना, कि आप बार बार उसको रिकंटिन्यू करे जा रहे हो किसी ना किसी तरह से, तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड ऊपर से ना ये भी देखा गया कि कुछ विलफुल डिफॉल्टर्स को भी ऐसे लोन एक्सटेंड किए गए। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या? देखो दरअसल में ना क्या होता है कि आपके एनपीए दो वजह से मेजरली होते हैं। एक तो हो सकता है कि सामने वाले के पास कैपेसिटी नहीं है रीपे करने की, मतलब कि उसके पास पैसे ही नहीं है रीपे करने के लिए। दूसरा हो सकता है कि उसकी विलिंगनेस ही नहीं है रीपे करने की। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आपका एक बिजनेस था, अब आपका बिजनेस मान लो कोरोना की वजह से खराब हो गया, एनीथिंग लाइक दैट। अब आपके पास ना शायद पैसे नहीं बचे, तो आप बैंक को शायद पैसा अपना रिटर्न नहीं कर पाए। अब इस केस में पता क्या हुआ? आपके पास कैपेसिटी नहीं थी रीपे करने की, आपके पास उतना पैसा ही नहीं था। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं कि मान लो उनके पास पैसा है पर भैया नीयत नहीं है उसको रीपे करने की। तो दोनों वजह से कहीं ना कहीं हमें एनपीएस देखने को मिलते हैं। अब अगर मान लो बैंक इन लोगों को लोन एक्सटेंड करे, तो इसका मतलब क्या है? ये तो भैया वो लोग हैं ना जो पैसा बस लेना जानते हैं पर रिटर्न करना नहीं जानते। अगर ऐसे लोगों को हम एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स कर रहे हैं, तो क्या ये नहीं दिखा रहा कि बैंकों के अंदर मिसगवर्नेंस हो रही है? द आंसर इज यस, ये बिल्कुल दिखा रहा है। और यही हमारे इश्यूज यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे लिंक किए हैं। साथ में इन्होंने बात करी है कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि दो लेंडर्स मान लो साथ में आके कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे का जो लोन है उसको बाय बैक एंड सेल करें। ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना? तो कई बार ऐसा होता है सकता है कि जो गुड बोरोवर्स हैं
उनको एक तरह से उनको कन्विंस करने की कोशिश है कि जो बंदा, जो बोरोवर पैसा नहीं वापस कर रहा, उसके साथ किसी डील में आ जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अपने इंटरनल या ऑफिस अकाउंट्स के अंदर कुछ छेड़छाड़ करी जाती है, लोन्स को रिन्यू किया जाता है। ये अलग अलग तरीके हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स के करने के। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर आरबीआई गवर्नर जी ने जो ये बात चलो कर दी, बैंकों का भी तो कुछ व्यू पॉइंट होगा कि क्या रीजन है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब बैंकों का भी देखो जो नजरिया है ना, या रदर आई शुड से, बैंकों का जो बात है, बैंकों का अपना पॉइंट है। वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप देखो, जैसे मैं बैंकर हूं एज, अब सामने वाले बंदे की शायद हालत खराब है, अब वो पैसा नहीं रिटर्न कर पा रहा, ऐसे टाइम पे हो सकता है ना मैं थोड़ा सा इसको लोन और दे दूं। उस केसेस पे ऊपर वो उस पैसे को यूज करे, ये वाला सामने वाला बंदा जिसको लोन दिया है, और उससे क्या हो, वो अपने वो बिजनेस को रिकवर कर पाए, उसको वापस से पटरी पे लेकर आ पाए, और फिर ये इसको पैसा रिटर्न कर देगा। अब बैंकर्स का ये व्यू पॉइंट है, समझ आया। आरबीआई को लग रहा है कि आप जानबूझकर ऐसे बंदों को लोन दे रहे हो जो पैसा रिटर्न नहीं कर पाएंगे, पर बैंक का ये व्यू पॉइंट है कि हम इनको लोन इसलिए एक्सटेंड कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अपना ये बिजनेस रिकवर कर लेंगे, उनको वापस से खड़ा कर लेंगे, एंड उस बेसिस के ऊपर ये अपना और हमारा जो लोन बचा हुआ था उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये बैंकर्स का व्यू पॉइंट था। अब एक पॉइंट और आपके दिमाग में आएगा कि सर बैंक्स एवरग्रीन करते कब हैं लोन, किस टाइम के ऊपर करते हैं। देखो, बैंक्स का हमें रीजन तो पता लग गया। एक बात और नोटिस करनी है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया ना, आईबीसी कोड जब से आया, तब से हमने देखने को मिला है कि एवरग्रीनिंग में एक कमी देखने को मिली है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। इसके साथ में अगर आप नोटिस करना हो कि जब ना मॉनेटरी पॉलिसी एक तरह से अकोमोडेटिव होती है, अकोमोडेटिव का मतलब जब कहीं ना कहीं हमारा फोकस होता है किसके ऊपर, एक्सपेंशन के ऊपर। एक्सपेंशन का मतलब कि बैंक्स जब बढ़ चढ़कर होता है ना, कि बैंकों को बोला जाता है कि आप बढ़ चढ़कर लोन दो, जब कहीं ना कहीं आपका रेपो रेट कम होता है, जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है, तब वो क्या करते हैं, एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। एक तरह की अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ऐसे टाइम पे देखने को मिलता है कि आपके एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यूपीएससी आपसे ये पूछ सकती है कि कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जब एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स बढ़ते हैं, तो आपको बताना क्या होगा, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। अब आप लोगों ने यहाँ वर्ड क्या पढ़ रहे हो, जॉम्बी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जॉम्बी यहाँ पे कैसे आ गया। देखो, जॉम्बी का मीनिंग सिंपल ये है, एक कस्टमर है, एक बैंक उसको पैसा दे रहा है। अब इस बैंक को पता है कि कस्टमर के ना अंदर से ये बंदा खोखला हो चुका है, मतलब इसका बिजनेस बिल्कुल खोखला हो चुका है, ये पैसे वापस नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं जॉम्बी लैंडिंग करना। आपको पता है सामने वाले बंदे की हालत नहीं है, वो खत्म हो चुका है, एक तरह से उसकी बिजनेस खत्म हो चुका है, पर तब भी आप उसको लोन दे रहे हो, इसको बोलते हैं जॉम्बी लैंडिंग। तो ध्यान रखना, जॉम्बी लैंडिंग भी इसी पर्टिकुलर चीज के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें पता होने चाहिए थे। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे और आता है कि क्या ये जो जॉम्बी लैंडिंग हम कर रहे हैं, इससे जो हमारे अच्छे बॉरोवर्स हैं उनके ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आता है। द आंसर इज यस। समझते हैं, मान लो मैं बैंक हूं, अब ये था एक खराब बॉरोवर और ये था एक अच्छा बॉरोवर। ठीक है, अब खराब बॉरोवर को मैंने लोन दिया, इसने पैसा नहीं रिटर्न किया, मैंने कुछ ना कुछ करके इसको एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स करी जो अलग अलग तरीकों के माध्यम से, और मैं इसको बहुत लोन देता गया। जब खुद बताओ, अगर मैं सारा पैसा ही इस खराब बॉरोवर को देता जा रहा हूं, कहीं ना कहीं वो पैसा अच्छे बॉरोवर से दूर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि बैंकों के पास मान लो कुछ पैसा है, एक्स अमाउंट है, अगर मैं उसका ज्यादातर पैसा इस खराब बॉरोवर को देता जा रहा हूं, इसका मीनिंग डायरेक्टली यही है कि भैया जो अच्छा बॉरोवर था उसको तो पैसा मिला ही नहीं। तो इसको बोलते हैं क्या, क्राउड आउट। खराब लोगों को लोन देने की वजह से जो अच्छे लोगों को लोन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन कर दिया। हो सकता था ये अच्छा बॉरोवर कहीं ना कहीं रियल इन्वेस्टमेंट मतलब कर पाता, अच्छी खासी चीजों में इन्वेस्ट करता, चीजें बहुत अच्छी होती, पर नहीं, ये तो हमने वीक आइडेंटिटीज की तरफ क्रेडिट को डाइवर्ट कर दिया, एंड उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आया। आई बात समझ में, तो इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। एक आपने क्राउडिंग आउट अदरवाइज भी सुना होगा, ठीक है ना, जो हम जनरली पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह वाले चैप्टर्स के अंदर, जब मेंस में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो, वहां पर क्राउडिंग आउट का मीनिंग ना सिमिलर होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये है आपका गवर्नमेंट और ये है आपका प्राइवेट सेक्टर। अब एज अ बैंक मेरे पास पैसे तो लिमिटेड है, अब या तो मैं गवर्नमेंट को पैसा दूंगा या प्राइवेट सेक्टर को। अगर मान लो मैंने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा लोन पे दे दिया, तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया यहाँ पे, क्राउड आउट हो गया। ठीक है ना, तो क्राउड आउट का मीनिंग यहाँ पे ये होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हमने क्राउड इन भी वर्ड सुना है, उसका मीनिंग क्या होता है। देखो, उसका मीनिंग भी सिमिलर सा ही है, मैं समझाता हूँ। इसका उल्टा होता है, मतलब बेसिकली एक हो गया आपका गवर्नमेंट सेक्टर, एक हो गया प्राइवेट सेक्टर। अगर मान लो बैंक ने कुछ पैसा दिया गवर्नमेंट को लोन के ऊपर, और गवर्नमेंट ने उसको सही जगह पे स्पेंड किया, अब क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है ना,
तो प्राइवेट सेक्टर को लगेगा यार गवर्नमेंट भी तो इन्वॉल्व है, तो मुझे भी खर्चा करना चाहिए। तो यहाँ पर इनका मतलब होता है दोनों साथ में आ रहे हैं। गवर्नमेंट खर्चा कर रही थी, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर ने बोला हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी खर्चा करूंगी, मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगी, मैं भी कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन निभाऊंगी। तो क्राउड इन एक अच्छी चीज होती है। क्राउड आउट में क्या होता है, सरकार इतना ज्यादा खर्च कर देती है कि प्राइवेट सेक्टर का खर्च करने का स्कोप ही नहीं बचता। तो ये फर्क होता है क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट के बीच में। सर ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अब एक सवाल और दिमाग में आ रहा है, सर क्या हम एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स को रोक सकते हैं किसी ना किसी तरह से? द आंसर इज यस, बिल्कुल रोक सकते हैं। इनफैक्ट ना हमारे यहाँ पे एक कमेटी भी है। द कमेटी का नाम क्या है? पीजे नायक कमेटी। अगर आपको मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आप डेफिनेटली इस कमेटी का जिक्र करके आइएगा। पीजे नायक कमेटी क्या है? कमेटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, कि कैसे इनकी गवर्नेंस को थोड़ा इंप्रूव कर पाए। इनकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई थी। उसी के मद्देनजर आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि अगर मान लो कुछ ऐसा होता है तो पेनल्टीज लगाई जानी चाहिए। जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर आप पेनल्टीज लगाओ। उनके जो अनवेस्टेड स्टॉक ऑप्शंस हैं उनको आप कैंसिल कर सकते हो। कुछ मॉनिटरी बोनसेस होते हैं उनको आप कैंसिल कर सकते हो। आपके जो डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, इनके ऊपर सारे हम एक्शंस ले सकते हैं। बाकी कहीं ना कहीं जो काम है ना, वो सीईओ हो गया बैंक का, ऑडिट कमेटी हो गया, बोर्ड हो गया, उनका ही काम बनता है। और अगर ऐसा पता लगे कि भैया ये जो एवरग्रीनिंग है ना ये विलफुल है, तो यहाँ पर तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लेने की जरूरत है। तो इस तरह से हम पेनल्टीज लगाते हुए, एक्शंस लगाते हुए एक तरह से डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं बैंकिंग की गवर्नेंस बढ़ेगी। बैंक की गवर्नेंस अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे अच्छा रिजल्ट आए। तो देखो यहाँ पर ना भले ही टॉपिक था, पर वहां पर हमने एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स के बारे में जाना, हमने ज़ॉम्बी लैंडिंग समझी, हमने और भी टर्म समझी, जैसे विंडो ड्रेसिंग ऑफ लोन्स क्या होता है, क्राउडिंग इन क्या होता है, क्राउडिंग आउट क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। तो बिल्कुल हमने ना बेसिक से समझा, इवन नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, प्रोविजनिंग, इन टर्म्स को भी हमने समझा। तो यहाँ पर अभी तक ना अगर आप लेक्चर एक्चुअल में सुन रहे हो तो मुझे एक बार बस बता देना कि सर इकोनॉमी टेक्निकल है पर टफ नहीं है, वो पढ़ के आज हमें समझ आ गया। ठीक है ना? मेरा बिल्कुल कोशिश, देखो हर लेक्चर के अंदर मैं यही कोशिश करता हूँ कि ये चीज आपको बता पाऊँ। बहुत सारे लोग डरते रहते हैं इकोनॉमी से, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है? तो अगर आप इसको सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगला टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले, जैसा कि आप कह रहे थे कि सर थोड़े एमसीक्यूज भी आप ऐड कीजिए इसके अंदर। ठीक है? आप सभी ने पिछले लेक्चर के अंदर कमेंट किया था। डेफिनेटली आज के लेक्चर में मैंने वो भी इंक्लूड किया है जो कि आप लेक्चर एंड होने के ऊपर इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और मुझे नीचे कमेंट्स में इनके आंसर जरूर बताइएगा। राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे टॉपिक को। यहाँ कह रहा है वाई आरबीआई हैज ऑप्टेड फॉर स्टेटस को। स्टेटस को मतलब कोई चेंज ना करना। सिंपली समझते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो कि मान लीजिए ये है हमारा आरबीआई, ठीक है, और ये है हमारा बैंक। अब आरबीआई जिस रेट के ऊपर बैंक्स को पैसा लेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ठीक है? सिंपली द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। अब आप खुद बताओ, अगर रेपो रेट ज्यादा होगा इसका मीनिंग क्या है? या फिर रेपो रेट को हम बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ाएंगे? या उसको कम कर रहे हैं तो क्यों कम करेंगे? अगर मान लो आरबीआई रेपो रेट को कम करता है, इसका मतलब क्या? कि जो पैसा आरबीआई से बैंकों के पास जा रहा है वो कम रेट के ऊपर जा रहा है, बैंकों को सस्ते में पैसा मिल रहा है। कहीं ना कहीं फिर क्या करेंगे बैंक? बहुत ज्यादा लोगों को लोन देंगे। तो जब हमें मार्केट में ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है ना, तब हम क्या करते हैं? रेपो रेट को कम करते हैं। ऑन द अदर हैंड मार्केट में मान लो महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रखी है, तो क्या करना चाहिए आरबीआई को? आरबीआई को कोशिश करनी पड़ेगी कि भैया कैसे ना कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। तो वो कैसे करेंगे? उस टाइम पर हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे। रेपो रेट जैसे ही बढ़ाया, जो पैसा आरबीआई के पास था वो बैंकों को महंगा मिला। बैंकों को महंगा मिलेगा, कहीं ना कहीं कस्टमर को महंगा मिलेगा, और हमारे जो बढ़ी हुई महंगाई थी उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अभी क्या हुआ है, थोड़े दिन पहले ही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है। वहां पर उन्होंने तय किया है कि हम रेपो रेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर रहे, ना बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं। तो ये बात, पहली बात तो समझ आ जानी चाहिए। तो सर आज के टाइम पर रेपो रेट क्या है? वो हमें देखने को मिलता है कितना? 6.5%। तो पहली बात तो थोड़ा ना इसी को समझ लेते हैं कि आखिर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसने तय किया है कि रेपो रेट को चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? देखो समझते हैं। दरअसल में होता क्या है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मतलब बेसिकली जो रेपो रेट को चेंज करना या नहीं चेंज करना, ये कोई एक बंदा डिसाइड नहीं करता। ये कितने लोग डिसाइड करते हैं? यहाँ होते हैं 6 लोग। 3 लोग आते हैं आरबीआई की साइड से, और 3 लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है हमारे गवर्नर साहब के द्वारा।
सॉरी गवर्नमेंट के द्वारा, वेरी सॉरी, गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, ये डिसाइड क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कि रेपो रेट आखिर कितनी होनी चाहिए। अब इसमें एक तो हो गए हमारे आरबीआई की तरफ से, जो आरबीआई के गवर्नर हो गया, उसके अलावा दो लोग उनकी तरफ से और बाकी तीन कौन हो गए, जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अब यहाँ डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, यहाँ डिसीजन होता है किससे, मेजोरिटी के साथ। मेजोरिटी मतलब कि मान लो ये 6 लोग हैं ना, तो 4 लोगों ने अगर मान लो किस चीज के फेवर में बोला और 2 ने बोला उसके अगेंस्ट में, तो मेजोरिटी कहाँ पे है, 4 की। तो ये बात हम मान लेंगे कि 4 लोगों ने बोला, वो मेजोरिटी में है, तो दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो उनकी बात मान ली जाएगी। पर क्योंकि लोग हैं इवन, मतलब 6 लोग हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 लोग किस चीज के फेवर में बात करें, 3 लोग उसके अगेंस्ट में बात करें। द आंसर इज यस। ऐसे केस में क्या होता है ना, जब एक टाई आ जाता है, ऐसे केस में आता है हमारा कास्टिंग वोट का फॉर्मूला। मतलब जो हमारे आरबीआई गवर्नर जी होते हैं ना, उनके पास होती है कास्टिंग वोट। तो टाई आ गया तो ये दोबारा वोट करेंगे, सिर्फ आरबीआई गवर्नर। तो जो आरबीआई गवर्नर उस टाइम वोट डाल देंगे, दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। तो इस तरह से हमें जो टाई आता है उस केस में हम ऐसे वर्क करते हैं। ध्यान क्या रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक साल में कम से कम 4 बार मिलना ही मिलना है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। चाहने को वो उससे ज्यादा बार भी मिल सकते हैं, 6 बार मिल सकते हैं, जनरली हर 2-2 महीने मिलते रहते हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 4 टाइम्स अ ईयर। रेपो रेट को तय करते हैं आरबीआई गवर्नर, इसके एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं। डिसीजन कैसे लिए जाते हैं हमने समझ लिए। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इनको जो हमारा ना सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, जो सीपीआई हमारा जो इन्फ्लेशन है, उसको क्या रखना है, 4 ± 2%। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 2 से 6% के बीच में हमें अपनी इन्फ्लेशन को मेंटेन करना, वो उसका काम है। 2% हो गया आपका लोअर टॉलरेंस, 6% हो गया अपर टॉलरेंस, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये टारगेट सेट किसने किया, ये 2% से 6% रखो या 4 ± 2 रखो, ये किसने तय किया। देखो इसको सेट किया गया है टारगेट हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। ठीक है, तो किसने सेट किया, सेट किया गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ कंसल्ट करते हुए। ये बात आप ध्यान में रखोगे। बाकी काम यही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, कि इसके बीच में हम मतलब रेपो रेट को उस हिसाब से चेंज करें, ताकि हम जो हमारा सीपीआई है, जो हमारा एनुअल इन्फ्लेशन है, वो इसके बीच में मेंटेन रहे। ठीक है सर। अब पिछले सालों में पता क्या हुआ, हमारा इन्फ्लेशन काफी बाहर गया, 6% से ऊपर जाता रहा बार बार। तो हमारा फोकस रहा कि कैसे हम इसको, रेपो रेट को हमने काफी लंबे टाइम तक बढ़ाया, लगभग 1 साल हम इसको बढ़ाते गए, ताकि हम इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में लेकर आ पाए। अब एक चीज यहाँ पे हमें और समझनी है, दैट इज पॉलिसी स्टांस। आरबीआई ना अपना पॉलिसी स्टांस भी बताती है, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपना पॉलिसी स्टांस बताती रहती है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है। मान लीजिए आप आज कुछ काम कर रहे हैं या फिर आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कुछ घंटे पढ़ रहे होंगे, मान लो आज आप 5 घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार फ्यूचर में आप क्या करोगे, क्या आप 5 घंटे से ज्यादा पढ़ोगे, या 5 घंटे ही पढ़ोगे, या 5 घंटे से कम पढ़ोगे। तो अगर तो आप मुझे बोलते हो कि नहीं यार, यहाँ पर हो सकता है मैं अगली बार ना या तो 5 घंटे ही पढ़ूंगा या फिर 5 घंटे से ज्यादा पढ़ूंगा। ठीक है, तो एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ये। दूसरी हो सकती है कि या तो 5 घंटे पढ़ूंगा या फिर 5 घंटे से कम पढ़ूंगा, है कि नहीं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको पता ही नहीं, कि आप हो सकता है कम पढ़ो 5 घंटे से ज्यादा, हो सकता है कम ज्यादा पढ़ो 5 घंटे से ज्यादा, या फिर उतना ही रखो। तो सेम यहाँ पर ना, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वो भी एक तरह से अपना स्टैंड बताती है कि फ्यूचर में हम क्या करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे आने वाले टाइम के अंदर आपका रेपो रेट क्या करेंगे। अगर तो बोलते हैं कि हम हॉकिश होंगे, हॉकिश का मतलब कहीं ना कहीं या तो रेपो रेट उतना ही रहेगा या फिर उसको बढ़ाने की एक पॉसिबिलिटी है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ इनका स्टांस अकोमोडेटिव, इसका मतलब क्या है कि या तो रेपो रेट उतना ही रहेगा या फिर उसको हम थोड़ा कम कर देंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रल की, तो आप कहीं भी जा सकते हो, कम भी ज्यादा भी उतना भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बात आपके दिमाग में और आ रही होगी कि सर मान लो मैंने चलो आज बता दिया कि फ्यूचर में ये कर सकता हूं, क्या मुझे वो करना जरूरी है। द आंसर इज नो। आज उन्होंने बोल दिया कि हो सकता है फ्यूचर में हम हॉकिश हो जाए, लेट्स से एग्जांपल लेके कर रहा हूं, तो क्या जरूरी है कि उनको अगली बार रेपो रेट बढ़ाना ही है या उतना ही रखना है। द आंसर इज नो। अगर वो चाहें तो अगली बार कम भी कर सकते हैं। ये बस एक तरह का अंदेशा देता है कि फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए थे। ठीक है ना, तो पिछली बार भी जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी, तब भी रेपो रेट को इंक्रीज नहीं किया गया था, और इस बार भी यहाँ पर नहीं किया गया है। साथ में ही अगर आप नोटिस करोगे हमारा जो सीपीआई, ठीक है ना, जो
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें धीरे धीरे हमें कमी देखने को मिली है। मैंने बताया ना पहले वो 6% से भी ज्यादा हो गया था, 7% के आसपास चल रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे कमी देखने को मिलती रही है हमें, हमने अकॉर्डिंगली क्या कोशिश करी है कि हम रेपो रेट को ना बढ़ाएं। ठीक है, और साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो भी हमारी अच्छी खासी आई है, 7.2%। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ भी है। अब ऐसे टाइम के ऊपर आरबीआई ने इसलिए सोचा है कि हम जो इसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि हमारा जो यूएस का है, जैसे इंडिया में आरबीआई का क्या होता है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उसी तरह से यूएस में होता है फेड, यानी कि फेडरल रिजर्व। उसने भी सेम ही चीज करी है। सेम ही चीज मतलब उसने भी एक तरह का पॉज ही लगाने की यहाँ पे कोशिश करी है जो उनकी रेपो रेट होती है उसके ऊपर। तो वहां पर क्या हुआ, लेबर मार्केट का डेटा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का डेटा हो गया। इस वजह से कहीं ना कहीं वहां पर भी फोकस यही है कि वेट एंड वॉच, कि पहले हम चीजों को परखेंगे, देखेंगे क्या सिचुएशन जारी है, उस हिसाब से कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो ये बात तो सर रेपो रेट भी समझ आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी समझ आ गई, और कैसे वर्क करता है स्टैंस वगैरह सब समझ आ गया। अब एक दिमाग में आ रहा होगा सर हमारे किस रेट मतलब लेंडिंग और डिपॉजिट रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ा है। देखो समझने की कोशिश करते हैं। आपके जो ना लोन होते हैं, मान लो आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, तो अलग अलग तरह के लोन होते हैं। अभी हमारा जो प्रिस्क्राइब्ड है ना, दैट इज ईबीएलआर, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। कहने का मीनिंग क्या, कहने का मीनिंग क्या कि एक कोई एक्सटर्नल चीज के साथ ना आपका लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो लिंक्ड है। जैसे मान के चलता हूँ, आपका मान लो हो सकता है जो इंटरेस्ट रेट है वो इस तरह से हो, रेपो रेट प्लस 2%। एक बहुत ही एग्जाम्पल है। तो यहां पर क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, रेपो रेट प्लस 2%। अगर रेपो रेट कम हो गया तो कहीं ना कहीं आपका लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कम हो जाएगा, और जैसे वो कम होगा आपको जो ईएमआई पे करनी थी उसकी अमाउंट कम होगी। पर सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है, मान लो रेपो रेट बढ़ गया, तो रेपो रेट बढ़ गया तो क्या हो गया, आपकी लोन की ईएमआई अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है ना, किसी एक्सटर्नल चीज के साथ लिंक्ड है। तो यहाँ पर दरअसल में होता क्या था ना, पहले टाइम्स के ऊपर एक कंडीशन देखने को मिलती थी कि मान लो आरबीआई कुछ बदलाव भी करता था रेपो रेट के अंदर, पर बैंक ना उसका बेनिफिट हमारे कस्टमर को नहीं देते थे। मीनिंग क्या है कि मान लो आरबीआई ने रेपो रेट कम भी कर दिया, अब क्योंकि टेक्निकली बैंक को सस्ते रेट के ऊपर पैसा मिला, तो लोगों का भी तो जो उनका वैल्यू थी, इंटरेस्ट रेट की वैल्यू जो उनको लोन के लिए देनी थी, उसमें भी तो कमी आनी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं था। तो बैंक ना अपने एंड पे कुछ अपना मतलब वो गड़बड़ कर देते थे, और इन द एंड बेनिफिट कस्टमर तक नहीं पहुंचता था। इसको क्या बोलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो ट्रांसमिशन है ना, वो इफेक्टिव नहीं था। समझ रहे हो, अगर यहां से कोई चीज आ रही है उसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, हमारे आखिरी कस्टमर को। पर ऐसा ना होना मतलब कि पॉलिसी ट्रांसमिशन हमारा इफेक्टिव नहीं है। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट को दरअसल इसीलिए लेकर आया गया है ताकि जो ट्रांसमिशन है इसको इफेक्टिव हम बना पाए। पहले इससे एमसीएलआर जैसी चीजें देखने को मिलती थी, उसमें भी थोड़ी इफेक्टिवनेस थी पर उतनी नहीं थी। तो अब आज के टाइम पर एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट होना, जहां पर रेपो रेट हो गया या 3 मंथ बॉन्ड यील्ड, 6 मंथ बॉन्ड यील्ड, उसके साथ जब लिंकेज है ना, तो जैसे ही उसके अंदर कुछ बदलाव आता है अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं हमारे ईएमआईज और उनके ऊपर भी बदलाव आ जाता है। अब क्योंकि देखो रेपो रेट नहीं बदला, तो अगर आपने एफडी वगैरह कराई है तो वहां पर भी कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे चेंज नहीं होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज और हमें देखने को मिली है, दैट इज विदड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव स्टांस। अब देखो आप याद करो, अकोमोडेटिव तो हमें पता है, ठीक है ना। अब विदड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन क्या होगा, अब खुद बताओ। अगर अकोमोडेशन पता है तो विदड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन उसका बिल्कुल उल्टा होगा। अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब सिंपल ये है कि आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है ताकि हम इकोनॉमी को एक तरह से बूस्ट कर पाए। इसका मतलब होता है अकोमोडेटिव। पर अगर हम विदड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मनी सप्लाई को हम कम करने की बात कर रहे हैं। मनी सप्लाई को कम करेंगे, कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारी जो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, जो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो रखा है, उसको हम एक तरह से कम कर पाएंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, विदड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन की। एक बात यहाँ पे और भी है, दैट इज फेवरेबल बेस। सर इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर ना आपको बेस इफेक्ट के बारे में समझाया था। अगर आपका बेस, ठीक है, कम होगा, तो अगर कोई चीज थोड़ा ऊपर भी होती है तो आपको लगेगा कि बहुत चेंज हुआ। मैंने याद करो, मैंने विराट कोहली का एग्जांपल दिया था आई थिंक आप उस टाइम पे। तो अगर मान लो कि विराट कोहली पहले मैच में 50 रन बना रहा है, दूसरे में 55 बना रहा है, तीसरे में 25 बना रहा है और चौथे में 30 रन बना रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो आपको लगेगा यार पिछले मैच में इसने 25 बनाए थे, इस मैच में इसने 30 रन बनाए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से काफी इंक्रीज आया। पर अगर आप ओवरऑल देखोगे बाकी स्कोर के साथ, तो आप कहोगे नहीं यार इसने तो खराब प्रदर्शन किया है। पर यहां से यहां जाने पे आपका परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा देखने को मिलेगा।
तो बेस का भी ना इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आज के टाइम पर देखो सर, आने वाले टाइम में क्या होगा, देखो अभी भी ना कुछ अपसाइड रिस्क है, मतलब अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। सर वो कैसे बढ़ सकती है? देखो एक तो ना मानसून थोड़ा लेट आना है, ठीक है ना, तो आप जानते हो एल नीनो के बारे में, ठीक है, बात करी जा रही है कहीं ना कहीं। इससे क्या होता है, इससे हमारी फसलों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होता है। क्यों? एल नीनो के एक तरह से यहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस लेके आ सकता है, सूखा पड़ सकता है। तो सूखा पड़ने से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन उतनी नहीं होगी। साथ ही साथ ओपक मेंबर्स के द्वारा, जो ओपीईसी है, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, उनके द्वारा अगर प्रोडक्शन कट, ठीक है ना, किसी चीज की जो सप्लाई है वो कम कर दी जाएगी, तेल की, क्रूड ऑयल की सप्लाई कम कर जाएगी, अकॉर्डिंगली तेल के दाम बढ़ जाएंगे, कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, मेरे और आपके ऊपर, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस वजह से अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम्स के अंदर इन्फ्लेशन हमें बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये था दूसरा टॉपिक विद रिगार्ड्स टू जो हमने इन्फ्लेशन, रेपो रेट और सारे जो कॉन्सेप्ट्स इसके साथ लिंक्ड, उनको हमने समझने की इस पर्टिकुलर टॉपिक की कोशिश करी है। दोस्तों जो हमारा तीसरा टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू पीपीआई। अब पीपीआई क्या होते हैं? दिस इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। मैं समझाऊंगा। अब यहां पर ना इनके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि इनको डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो दोनों चीजें थोड़ी ना देखने में टेक्निकल लग रही हैं, बट कोई नहीं, हम समझ लेंगे इसके लेक्चर के अंदर। समझते हैं कि क्या कहा क्या जा रहा है। पहली बात तो ये समझो कि आखिर पीपीआई होते क्या है। देखो आरबीआई का आप सभी जानते हो एक एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं। उस गाइडलाइन के हिसाब से ऐसा बोला गया है कि पीपीआई क्या होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पर, जिनके अंदर हम कुछ वैल्यू को स्टोर करें, ठीक है, उस वैल्यू से हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को कुछ परचेज कर सकते हैं। सर इसका क्या मतलब? जैसे आपने पेमेंट वॉलेट सुने होंगे, ठीक है, यूज भी किया होगा मोबाइल वॉलेट अपने अपने ठीक है ना, आपने वाउचर्स के बारे में सुना होगा, स्मार्ट कार्ड्स हो गया, मैग्नेटिक चिप्स हो गया, ये इस तरह से अलग अलग फॉर्म से हैं। क्या मतलब? कुछ वैल्यू है, वैल्यू के रिगार्डिंग आपने ऑलरेडी उनको पे कर रखा है, प्रीपेड है ना वर्ड, देखो प्रीपेड मतलब पैसा आपने ऑलरेडी पे कर रखा है, ठीक है ना, जैसे कैश की फॉर्म में हो सकता है, अपने बैंक अकाउंट से डेबिट करके उसके अंदर पैसा डाला हो सकता है, एनीथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली क्या हुआ, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपने कुछ वैल्यू स्टोर करी, उस वैल्यू स्टोर के थ्रू आप कुछ ना कुछ बाय कर रहे हो, इस तरह वो बोलते हैं क्या, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। ठीक है सर, चलो मीनिंग तो समझ आ गया। अब है कि पीपीआई इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कौन कर सकता है। देखो यहां पर बैंक्स भी इशू कर सकते हैं और नॉन बैंक्स भी। सर जैसे कि, जैसे फॉर एग्जांपल आप एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जानते होंगे, ठीक है, आप एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जियो पेमेंट बैंक, ये सारे क्या हैं, ये वो बैंक्स हैं जो कहीं ना कहीं आरबीआई से अप्रूवल लिया है एंड इन्होंने फिर अपने पीपीआई इशू कर रखे हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ नॉन बैंक्स भी तो हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन पे हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड हो गया, ये सारे क्या हो गए, नॉन बैंक्स हो गए जिन्होंने कहीं ना कहीं पीपीआई इशू कर रखे हैं। गेटिंग द पॉइंट। अब इसके साथ ही पीपीआई के अंदर मैं बात करूं ना, तो पीपीआई में भी दो तरह के पीपीआई हो सकते हैं। एक होता है स्मॉल पीपीआई और दूसरा होता है फुल केवाईसी पीपीआई। मतलब क्या है, स्मॉल पीपीआई की कुछ अलग लिमिट है कि वहां पर कैश लोडिंग फैसिलिटी सिर्फ 10,000 तक है, और जिन्होंने मतलब फुल है वहां पर भी इसका मतलब नंबर्स हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान में नहीं रखना आपने स्मॉल के अंदर की क्या क्या है, 10,000 क्या है, 10,000 कैश लोडिंग क्या है, ये इतना ध्यान में नहीं जरूरत। पर आप ध्यान में रखोगे दो तरह के, एक स्मॉल पीपीआई और फुल केवाईसी देखने को मिल जाते हैं। अब ये आरबीआई की जो कमेटी थी, इसने क्या रिकमेंड किया, इसने रिकमेंड किया कि डीआईसीजीसी इसको भी कवर करे। अब आप लोगों को डीआईसीजीसी नहीं पता होगा, डोंट वरी। अब जैसे मान के चलते हैं एक बैंक है, कोई भी एक बैंक इमेजिन करो, ठीक है सर, कल को मान के चलो ये बैंक डूब गया। अच्छा बैंक डूब गया, तो सर मैं तो यहाँ पे डिपॉजिटर था, मैंने तो अपना पैसा डिपॉजिट करवा रखा है, तो अब बैंक डूब गया, क्या मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिलेगा? द आंसर इज नो, आपको आपका पैसा मिलेगा। सर वो कैसे मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर ना आपकी पैसे की हो चुकी है क्या, इंश्योरेंस। आप लोग भी अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस या मतलब हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा कुछ करवाते होगे, ठीक है ना। तो उस इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, आप हर महीने या हर पर्टिकुलर कुछ टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करते रहते हो सामने वाली जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको। फिर अगर मान लो कुछ उसके रिगार्डिंग कुछ इंसिडेंट हो जाता है कि आपकी गाड़ी टूट गई, एनीथिंग लाइक दैट, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी भरपाई करेगी। यहां पर भी दरअसल में हो यही चीज रहा है। यहां पर आप थे डिपॉजिटर, आपने इस बैंक में अपना खाता खुलवाया, मान लो 2 लाख रुपए जमा कराए, तो बैंक पता क्या करेगा, आपका बैंक डीआईसीजीसी के पास जाएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन।
इसके साथ हमने इंश्योरेंस करवा रखी है, हमने मतलब बैंक ने। बैंक ना कुछ पैसा, कुछ प्रीमियम इसको पे करेगा। ध्यान से रखना, ध्यान में समझना, ये पैसा आप नहीं पे कर रहे, ये पे कर रहा है आपका बैंक। मतलब जो प्रीमियम यहाँ पे हम देख रहे थे ना, ये प्रीमियम कौन पे करता है? आपका बैंक पे करता है। क्यों पे कर रहा है? इसलिए पे कर रहा है कि कल को मान लो बैंक हो गया दिवालिया, बैंक को करना पड़ गया बंद, कुछ भी कारण की वजह से बैंक डूब गया, तो ये जो डीआईसीजीसी है ना, ये आपको आपका पैसा लौटा देगा। गेटिंग द पॉइंट? दिस इज व्हाट डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। नाम ही देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इसका मीनिंग जो है कहीं ना कहीं उसके नाम से ही झलक जाता है कि इसका काम क्या होता है। समझ आया? अब एक बात और समझो, ये जो डीआईसीजीसी है, ये आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है। मतलब 100% सब्सिडरी किसकी है? आरबीआई की। और मीनिंग हम समझ गए कैसे काम करता है। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, सर मान लो मैंने 1 करोड़ रुपया बैंक में डाल रखा है, तो क्या मेरा पूरा का पूरा पैसा सिक्योर्ड है? कल को बैंक अगर डूब भी गया तब क्या मुझे 1 करोड़ का 1 करोड़ मिल जाएगा? द आंसर इज नो। क्योंकि यहां पर ना कुछ लिमिट है। सर लिमिट कितने की है? लिमिट है आपकी 5 लाख की। मतलब अगर मान लो आपका 1 लाख बैंक में जमा है और बैंक डूब गया तो आपको पूरा 1 लाख मिल जाएगा। अगर 5 लाख है तो पूरा 5 लाख मिल जाएगा। अगर इससे जितना भी मर्जी अमाउंट है, मान लो 10 लाख है, तब भी इंश्योरेंस कितने की हो रखी है? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख की। तो 5 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट इस केस के अंदर। बाकी और भी चीजें होती हैं, जैसे जो गवर्नमेंट डिपॉजिट हो गया, स्टेट डिपॉजिट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, फॉरेन बैंक्स के मतलब फॉरेन एंटिटीज के कुछ ना कुछ हो गया, वो जनरली यहाँ पे हम कवर नहीं करते, या फिर इंटर बैंक डिपॉजिट्स वो कवर नहीं होते। बाकी चीजें जो हमारे जैसे और आपके जैसे लोगों की ना, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होती हैं। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। तो यहाँ पे आरबीआई की कमेटी बात क्या कर रही है? आरबीआई कमेटी बात कर रही है कि ये जो डीआईसीजीसी का कवर है, जो 5 लाख वाले की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ किसको कवर करता है? सिर्फ और सिर्फ बैंक डिपॉजिट को। पर सर आप नोटिस करो, बैंक के अंदर आपने पैसा डाल रखा है, बैंक को कौन रेगुलेट करता है? एक तरह से आरबीआई। उसी तरह से जो पीपीआई इशूअर्स हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वाले हैं, इनको भी कहीं ना कहीं आरबीआई करता है। तो इनको क्यों नहीं डीआईसीजीसी हम कर रहे? है कि नहीं? इनको भी कर दो, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा लोगों के अंदर। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे बात करी गई है कि हमें इनको भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। अब एक चीज और देख लो, यहाँ पे डीआईसीजीसी किस किस को कवर करता है? जो इंश्योरेंस होती है किस किस को कवर कर रही है? तो ये आपके सारे बैंक्स को कवर करती है। मतलब जहां पर भी बैंक देखने को मिलता है उन सभी को। जैसे आपका कमर्शियल बैंक्स हो गया, आपके लोकल एरिया बैंक्स हो गया, आपके पेमेंट बैंक, आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक हो गया, एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारे के सारे यहाँ पे कवर होते हैं डीएचसीजीसी के अंदर। आज के टाइम पर पीपीआई इशूअर्स नहीं कवर होते, ध्यान में रखना। ये एक रिकमेंडेशन है, फ्यूचर में हो जाता है तब हम बोलेंगे कि हाँ ये कवर हो गए, पर आज के टाइम कवर नहीं है, ये एक रिकमेंडेशन है। आई होप ये चीज भी आप समझ पाए होंगे कि पीपीआई क्या होते हैं और डीआईसीजीसी क्या होता है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एमसीक्यू भी आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है? तो 2 एमसीक्यू दे रहा हूं आज आपको। नीचे मुझे कमेंट्स में आपने इसका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और ये रहा आपका सेकंड एमसीक्यू, ठीक है? नीचे कमेंट्स में बताइएगा। एंड अगर आप सबने लेक्चर पूरा सुना है, ठीक है, और आज के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए अच्छे से समझ आए हैं, तो आपको पता है आपने नीचे मुझे क्या बताना है, यही कि इकोनॉमी टेक्निकल है पर टफ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।